और एक बड़ा खुलासा हो रहा है हत्या के आरोपियों को लेकर। इस वक्त अतीक के हत्यारे के आरोपियों की उम्र 23 साल से कम है, बहुत कम उम्र के हत्यारे। इनकी उम्र क्रमशः 18, 22 और 23 साल है, तीनों आरोपियों की उम्र। जी, ये 3 हत्या के आरोपी हैं। इन तीनों ने ही कल गोलियां चलाई, तकरीबन 17 राउंड फायर किए अतीक और उसके भाई अशरफ पर और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इनकी उम्र है 18 साल, 22 साल और 23 साल। इन तीनों आरोपियों की उम्र है, बहुत कम उम्र के तीनों आरोपी। तीनों हत्यारों की उम्र 23 साल से कम है। यह बड़ा तथ्य निकलकर सामने आ रहा है। तीनों की उम्र बहुत कम, 23 साल से कम। एक की 18, दूसरे की 22 और तीसरे की लगभग 23 साल। मौके पर ही तीनों हमलावरों को पुलिस ने धर दबोचा, बल्कि वो भागे ही नहीं वहां से। गोली मारने के बाद वो वहीं खड़े रहे, नारे भी लगाते रहे। तीनों की उम्र बहुत कम, 23 साल से कम, लगभग 23 साल एक सबसे ज्यादा उम्र के हत्यारे की उम्र है। इसके अलावा एक की उम्र 22 साल है और एक की उम्र 18 साल है। हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेश, लगातार इनसे पूछताछ जारी है और एक तथ्य जो अभी तक निकल के सामने आया है वो तथ्य मैंने अभी दर्शकों के सामने रखा है कम उम्र के बारे में, लेकिन इनके ऊपर जो मुकदमे दर्ज होने की बात थी, इनके जो इतिहास की बात थी, उस बाबत जरूर आपके पास जानकारी होगी इस वक्त, वो हमारे दर्शकों को दे। देखिए, जो इनकी उम्र है वो भले 18, 22 और 23 की है, लेकिन इनके जो कारनामे हैं वो किसी भी बहुत ही खूंखार माफिया बदमाश से कम नहीं है। जिस तरीके से उम्र का खुलासा हुआ है, जब उनसे पूछा गया और सारी चीज़ें तय की गई, उनके घर जब पुलिस के लोग गए और सारी स्पष्ट हुई, उनके जो सर्टिफिकेट वगैरह सब देखा गया, उसके बाद उम्र का पता चला है कि 18, 22, 23, एक तो अभी बालिग हुआ है, 18 साल का हुआ है। लेकिन जो सबसे जो बड़ा सवाल उठकर आ रहा है, जैसा कि आपने मुझसे पूछा कि आखिर इसमें और क्या महत्वपूर्ण बातें उभर कर आई हैं, तो महत्वपूर्ण बातें आपको और बता दूं कि ये जो तीनों हैं वो पूरी तरीके से शातिर हैं। शातिर इस लिहाज से है कि लगातार अपने बयानों को बदल रहे हैं। जब ऐसी कोई बात हो रही है तो वो धर्म से जोड़कर और जय श्री राम के नारों के साथ इसे धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। सुबह उन्होंने पूरी बातों को स्पष्ट करते हुए कोचिंग इंस्टीट्यूट में उन्होंने एडमिशन लिया था। कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के बाद 1 हफ्ते की वहाँ पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद उन्होंने रेकी की। कोर्ट में जाकर हत्या करने की कोशिश की। कोर्ट में हत्या करने की कोशिश वह विफल हुई। विफल होने का कारण उन्होंने बताया कि हम चाहते थे कि अशरफ और अतीक आसपास हों, एक साथ हों, कि हमला करना आसान हो। और जब इस मोतीलाल नेहरू के इस प्रांगण में, हॉस्पिटल्स के प्रांगण में, जब अशरफ और अतीक इस गेट से अंदर आ रहे थे और इस जगह पर जहां ये चूना पड़ा है अभी कुछ देर पहले, वह लहू पड़ा था। जो लहू था वो खून था, वो अतीक और अशरफ का था। यहाँ जब पहुँचते हैं अगल बगल, जब अतीक और अशरफ होते हैं तो शूट आउट होता है। और ये जो आपको घेरे में आपको दिखाई पड़ रहा है 21, 7, 18, 19, 20 ऐसे करके, ये सभी बुलेट्स जो गोलियां तड़तड़ा कर चली थी, कई राउंड गोलियां चली, जितनी राउंड गोलियां हैं 29 राउंड गोलियां चली हैं। ये सबसे लास्ट देख के जो गोले बनाए गए हैं उसमें लिखा है 29, उसके बगल में 28, 11, 12, इस तरीके से 21, यानी जो गोलियां यहाँ चली हैं उसकी जो तादाद है वो 29 गोलियों का ये पूरा ये खाका यहाँ तैयार किया गया है। जी जी। लेकिन एक सवाल है, एक फिल्म आई थी जो बहुत प्रसिद्ध है, शोले। शोले में जब गांव वालों से हार खाकर, मात खाकर, जय और वीरू से मात खाकर जब गब्बर के पास पहुंचते हैं कालिया और सांबा, तो पूछता है गब्बर कि कितने आदमी थे रे? तो कहते हैं सांबा और कालिया की सरदार 2, और तुम कितने? तो कहते हैं कि सरदार 3। फिर भी वो बच गए। लेकिन इस जगह लगता है कि जो मेन इसका एक्यूज्ड है, मेन जो जिसका दिमाग है, जिसने कॉन्ट्रैक्ट किलिंग दी थी करने के लिए इन शूटर्स को, वो इस घटना को अंजाम देने से पहले कहता है कि कितने आदमी हो। अब वीरेश आपके पास वापस आते हैं। एक बड़ी अपडेट है इस वक्त हमारे पास, दर्शकों को बताना आवश्यक। अतीक हत्याकांड पर बोले हैं समाजवादी पार्टी के मुरादाबाद सांसद एसटी हसन। पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है, ये डॉक्टर एसटी हसन का बयान है। विकास दुबे की भी पुलिस कस्टडी में हत्या हुई थी। उमेश हत्याकांड भी पुलिस सुरक्षा में हुआ है।
अदालत पुलिस हिरासत में हत्या पर संज्ञान ले। पुलिस का काम अपराधियों को कोर्ट तक पहुंचाना है, उन्हें सजा दिलाना है। लेकिन यहां पर पुलिस सुरक्षा में ये तमाम चीजें हो रही हैं, ये कहना है डॉक्टर एसटी हसन का। अतीक अहमद और अशरफ की हत्या पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन साहब हैं। इनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए, समाजवादी पार्टी इस घटना को किस तरह से देख रही है जो पुलिस कस्टडी में ये हत्या हुई है? देखिए, हमारे देश में कानून है, कानून का राज होना चाहिए, कानून के तरीके से लोगों को सजाएं मिलनी चाहिए। हद हो गई कि पुलिस कस्टडी में, हथकड़ी में कैदियों की हत्या हो जाती है, पुलिस की सेफ्टी में हत्या हो जाती है। विकास दुबे की हत्या हुई पिछली बार, आपने देखा, गाड़ी उसकी पलट गई। उमेश पाल की हत्या हुई, अब ये हत्याएं हुई। पुलिस का क्या रोल है? पुलिस क्या कर रही है? क्या पुलिस भी सियासत से इन्फ्लुएंस हो रही है? पुलिस का काम है हत्यारों को कानून के दरवाजे पे छोड़ना। जी, कानून अपना काम करे, जुडिशरी अपना काम करे, और जो सजा जुडिशरी दे, अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए जी, और बड़ी से बड़ी सजा मिलनी चाहिए बड़े से बड़े अपराधियों को, जी, लेकिन कानून के तहत मिलनी चाहिए। इस तरह से तो हमारी जुडिशरी पे भी सवालिया निशान खड़ा हो जाता है, और जुडिशरी को स्वतः संज्ञान इस बात का लेना चाहिए कि उसे बाईपास करके सजाएं कैसे दी जा रही। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से अतीक अहमद और अशरफ की हत्या उस वक्त की गई जब वो मीडिया से बात कर रहे थे, तो क्या इसके पीछे कोई साजिश हो सकती है? देखिए, अभी तक उसकी मीडिया से बात नहीं कराई गई थी जी। कल उससे बात कराई गई, और मैंने किसी चैनल पे ये देखा, वो बता रहे थे कि उसके पीछे पुलिसकर्मी नहीं थे, साइडों में थे। वो आदमी आता है, कनपट्टी पे रिवाल्वर रख के गोली मार देता है। पुलिस तमाशा देखती रह गई। अब तो किसी जो लोगों के रखवाले हैं उन पे विश्वास उठता जा रहा है। समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं वो गंभीर सवाल उठा रहे हैं पुलिस सुरक्षा पर। उनका कहना है कि जब इतनी ज़बरदस्त पुलिस सुरक्षा के अंदर थे, पुलिस हिरासत में थे, कस्टडी में थे ये दोनों भाई, तो फिर हत्यारे आते हैं और उसकी आसानी से हत्या कर देते हैं, तो इसकी जांच होनी चाहिए। और शहीद गनर संदीप निषाद के पिता का बयान भी सामने आ रहा है। अतीक अशरफ हत्याकांड पर बोले हैं संतराम निषाद, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। संतराम निषाद का बयान, बेटे की आत्मा को शांति मिलेगी। उमेश पाल हत्याकांड में गनर संदीप सिंह भी शहीद हुए थे, ये उनके पिता का बयान है। संदीप निषाद के पिता का बयान, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। जो जैसा करेगा वैसा उसको फल मिलेगा, और ये सब बात होती रहेगी, और हम लोग मतलब संतुष्ट हैं। दिल की आत्मा को तसल्ली है, और बेटे की आत्मा को भी थोड़ा शांति है। अब एक और बड़ी अपडेट प्रयागराज से है। अतीक अशरफ के शव का कुछ ही देर में पोस्टमार्टम होगा। 5 डॉक्टर्स का पैनल ये पोस्टमार्टम करेगा। इसकी वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी, और पोस्टमार्टम से पहले शवों की स्कैनिंग भी की जाएगी। अतीक को 9 और अशरफ को 7 गोलियां लगने का शक है। ये बड़ी खबर। पूरे पोस्टमार्टम की, जो कि एक विस्तृत पोस्टमार्टम होगा, उसकी वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी, और एक बड़ा पैनल, 5 डॉक्टर्स का पैनल ये पोस्टमार्टम करेगा। वीरेश पांडे हमारे साथ हैं। वीरेश, ये दर्शक हमारे जरूर समझना चाहेंगे, यह हत्याकांड बड़ा है, सनसनीखेज है, इसके कई पहलू हैं और इसमें बहुत सारे सवाल हैं। क्या इन्हीं सवालों और इसके पीछे के जो तमाम षड्यंत्र और तमाम जो बातें हैं उसको देखते हुए इतना बड़ा पैनल, 5 डॉक्टर्स का पैनल ये पोस्टमार्टम करने जा रहा है? देखिए, 5 डॉक्टर का पैनल जो है पोस्टमार्टम करने जा रहा है, और जो एबीपी गंगा है सबसे पहले दर्शकों को इस बात की जानकारी दे दिया था। सुबह 7 बजे हमने इस बात की जानकारी दे दी थी कि अतीक अहमद और अशरफ का जो पोस्टमार्टम होगा वो 5 डॉक्टर्स का पैनल करेगा। लेकिन
राजेंद्र, एक बड़ी जी। खबर आ रही है और जी, जी। बड़ी खबर कानून व्यवस्था के मद्देनजर आ रही है और बहुत सुपर एक्सक्लूसिव खबर है। सोर्सेज की माने तो प्रयागराज भेजे जा रहे हैं 5 आईपीएस तेज तर्रार आईपीएस। ये 5 तेज तर्रार आईपीएस अफसर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालेंगे। आईपीएस अफसर यानी यूपी के 5 तेज तर्रार आईपीएस अफसर जो इस वक्त संटिंग पोस्ट पर तो हैं, लेकिन वो हैं बहुत तेज तर्रार। किसी कारणों से वो डीजीपी मुख्यालय से संबद्ध हैं या किसी साइड लाइन में पड़े हैं, लेकिन उनकी कार्यशैली से यूपी की कानून व्यवस्था के जो जानकार हैं उन्हें इस बात का इल्म है कि वो तेज तर्रार हैं, लेकिन राजनीतिक वजहों से कुछ न कुछ वजहों से वो साइड पोस्टिंग में हैं, संटिंग पोजीशन में हैं। लेकिन डीजीपी मुख्यालय की तरफ से ये 5 तेज तर्रार आईपीएस अफसर रवाना किए जाएंगे प्रयागराज की कानून व्यवस्था को संभालने के लिए। एबीपी गंगा ने सोर्सेज से ये जानकारी दी थी कि प्रयागराज में कार्यवाहक पुलिस कमिश्नर भी बनाया जाएगा। कार्यवाहक पुलिस कमिश्नर बनाया जाएगा और कानून व्यवस्था और हालिया उत्पन्न जो स्थिति है उससे निपटने के लिए प्रयागराज में कार्यवाहक पुलिस कमिश्नर भी बनाया जाएगा। 5 आईपीएस ऑफिसर तेज तर्रार यूपी काडर के 5 आईपीएस अफसर यूपी मुख्यालय से जल्द ही रवाना किए जाएंगे विशेष विमान से। जी हां, विशेष विमान से लैंड करेंगे प्रयागराज में। एबीपी गंगा के पास सुपर एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग और बड़ी खबर प्रयागराज मामले में है। एबीपी गंगा के पास विशेष खबर है। 5 आईपीएस ऑफिसर चार्टर्ड प्लेन से, जी हां, विशेष विमान से, चार्टर्ड प्लेन से रवाना किए जाएंगे। उन्हें आदेश दे दिया गया है कि वो अपने घर जाएं और अपने कपड़े और सारी व्यवस्था के साथ जल्द से जल्द अमौसी एयरपोर्ट पहुंचें। बड़ी खबर एबीपी गंगा के हवाले से दर्शकों को दी जा रही है और ये एक्सक्लूसिव सुपर एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग है। प्रयागराज भेजे जा रहे हैं 5 आईपीएस अफसर। संजय प्रसाद और मुख्यमंत्री की बैठक के बाद लिया गया है ये फैसला। 5 कालिदास मार्ग पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और संजय प्रसाद जो गृह सचिव हैं और साथ ही साथ कार्यवाहक डीजीपी आर.के. विश्वकर्मा की बैठक के बाद डीजी स्पेशल लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार की बैठक के बाद ये बड़ी खबर एबीपी गंगा के हवाले से विशेष विमान चार्टर्ड प्लेन से रवाना किए जाएंगे लखनऊ से और यहाँ पर वो आज ही पहुँचेंगे और उनको कह दिया गया है कि घर जाएं, कपड़े और सारी व्यवस्था करके सीधे अमौसी एयरपोर्ट पहुंचे, यानी चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट लखनऊ पहुंचे और वहां पर चार्टर्ड विशेष विमान लगा दिया गया है। यूपी सरकार का विशेष विमान, चार्टर्ड विमान, जो मुख्यमंत्री से संबंधित विमान, जो विशेष विमान रखा जाता है, वो विमान लगा दिया गया है अमौसी एयरपोर्ट पर। कुछ देर के अंदर ये आईपीएस अफसर उस पर सवार होंगे और प्रयागराज की धरती पर लैंड करेंगे, यहाँ की कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेंगे। तीनों जो गिरफ्तार किए गए हैं उनसे पूछताछ भी करेंगे। रमेश शर्मा जो यहाँ के प्रयागराज के कमिश्नर हैं, देर रात से लगातार पूछताछ कर रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि कार्यवाहक यहाँ पर पुलिस कमिश्नर भी बनाया जा सकता है। यूपी की और खासकर प्रयागराज की कानून व्यवस्था के मद्देनजर उन तेज तर्रार 5 आईपीएस अफसर में से किसी को प्रयागराज की कमान दी जा सकती है। मैं कह रहा हूं कि प्रयागराज की कमान 5 आईपीएस ऑफिसर जो चार्टर्ड प्लेन से कुछ देर में अमौसी एयरपोर्ट से प्रयागराज के लिए रवाना होने वाले हैं। महज आधे घंटे का रास्ता है, आधे घंटे का रास्ता है चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट प्रयागराज पहुंचने में, यानी चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट लखनऊ से प्रयागराज आधे घंटे के अंदर वो पहुंच जाएंगे। उसके बाद से सीधे जो खबर है पुलिस लाइन पहुंचेंगे। पुलिस लाइन में जहां वो सभी इन हत्यारों को रखा गया है, तीनों को, वहां पर सीधे जाएंगे एयरपोर्ट से और माना यह जा रहा है कि उसमें से एक वरिष्ठ आईपीएस ऑफिसर जो होगा वो कार्यवाहक पुलिस कमिश्नर की भूमिका निर्वहन करेगा। इस पूरी आपात स्थिति के दरमियान बड़ी खबर एबीपी गंगा पर, एक्सक्लूसिव जानकारी एबीपी गंगा पर दर्शकों को मैं दे रहा हूं विशेष सोर्सेस के हवाले से। कानून व्यवस्था के मद्देनजर मुख्यमंत्री
आरोपी बेहद उत्तेजित, बहुत ही नाराज हैं प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर रमेश शर्मा से। यूं तो रमेश शर्मा रात भर पूछताछ उन्होंने किया है, लेकिन चूंकि स्थिति बिगड़ चुकी है, इंटेलिजेंस का फेल्योर माना जा रहा है। प्रयागराज शूट आउट में जो हुआ है वो इंटेलिजेंस का फेल्योर माना जा रहा है और पूरी तरीके से इंटेलिजेंस फेल है। चाहे वो उमेश पाल हत्याकांड हो, उसमें भी इंटेलिजेंस फेल थी। अतीक और अशरफ की हत्या हो, उसमें भी इंटेलिजेंस फेल थी। क्योंकि यूपी में इंटेलिजेंस फेलियर तो है ही, लेकिन आप जो जानकारी दे रहे हैं एक बार फिर से दर्शकों को बता दो वीरेश, आप बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि चार्टर्ड प्लेन से लखनऊ से 5 आईपीएस अफसरों को फौरन प्रयागराज रवाना किया जा रहा है और आधे घंटे का रास्ता है बाय एयर। लखनऊ से प्रयागराज का आधे घंटे उड़ान का वक्त है। चार्टर्ड प्लेन से 5 आईपीएस अफसर रवाना किए जा रहे हैं लखनऊ से प्रयागराज। तो वहां पर स्थितियों को संभालने के लिए, वहां पर फौरी चार्ज लेने के लिए अलग अलग भूमिकाएं ये 5 आईपीएस अफसर प्रयागराज में लैंड करने के बाद निभाने वाले हैं। और ये संभावना भी बताई जा रही है कि इनमें से एक आईपीएस अफसर, एक सीनियर आईपीएस एक्टिंग कमिश्नर के तौर पर काम करेगा प्रयागराज में। तो ये बड़ी खबर है। डीजीपी मुख्यालय की तरफ से ये 5 अफसर भेजे जा रहे हैं। दोपहर 3 बजे की जो पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके पहले पुलिस से जुड़ी ये बड़ी जानकारी इस वक्त एबीपी गंगा आपको दे रहा है। अपडेट हमें प्रयागराज से मिल रही है। ताजा अपडेट है, अतीक और अशरफ के शवों का पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है प्रयागराज में। जी, ये ताजा अपडेट, पोस्टमार्टम शुरू हो गया है। 5 डॉक्टर्स का पैनल अतीक और अशरफ का पोस्टमार्टम कर रहा है। अनुमानित समय है 2 घंटे, 2 घंटे या उससे ज्यादा भी लग सकते हैं। और इस पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है। देखिए आप, ये नया अनुमान सामने आ गया। 6 से 8 घंटे लग सकते हैं पोस्टमार्टम में। भाई जिसकी हत्या हुई है और क्या? नाम तो बता दिए, पता होगा नाम क्या है? कब तक निकलना है? कब तक यहाँ से कहाँ लेकर जाएंगे आप? टाइम निश्चित नहीं मालूम है। आप यहाँ से कहाँ लेकर जाएंगे? अब यहाँ से डॉक्टर लोग बताएंगे, अंदर की टीम बताएगी। पोस्टमार्टम हो गया? पोस्टमार्टम आपको मालूम चला? पोस्टमार्टम कंप्लीट हो गया? नहीं, बताया गया कि वहाँ गाड़ी पहुँच जाए पोस्टमार्टम हाउस जी, हम वहाँ पे आए हैं। अच्छा, अतीक और अशरफ के लिए ये गाड़ी भगवाई गई है? हाँ जी जी। अच्छा, कितने बजे निकलने का कार्यक्रम है? बताया गया है क्या? ये कोई टाइम नहीं। क्या नाम है आपका? यहाँ से क्या सीधे? मेरा नाम ज्ञानंद प्रताप सिंह है। तो कहाँ, यहाँ से कहाँ ले जाया जाएगा? कब्रिस्तान ले अब जाएगा? वो डॉक्टर लोग बताएंगे, टीम बताएगी। अच्छा, कब तक निकलने की संभावना? ये इसका टाइम नहीं मालूम है। अच्छा, तो देखिए ये अतीक और अशरफ की डेड बॉडीज को कब्रिस्तान की बॉडी लेने आए हैं। बताया गया पोस्टमार्टम हो गया है? किसी दिन में आपको अब ये मुझको नहीं बताया गया कि आप गाड़ी लेकर के वहाँ आइए। सब वहाँ अच्छा, क्या नाम है आपका? ज्ञानंद प्रताप सिंह। अच्छा, ज्ञानेंद्र जी, आज जो कितने बजे तक बताया गया कि अब ये तो भाई टाइम नहीं बता पाएंगे, वो तो डॉक्टर की टीम बताएगी। डॉक्टर टीम बताएगी। तो यहाँ पर पोस्टमार्टम की जानकारी है शुरू हो गया है? अब हाँ, शुरू है, मतलब शुरू हो गया है, कार्रवाई हो रही है। जब उनकी तैयार हो जाएगी तब यहाँ से ज्ञानेंद्र जी, ठीक है। ये एम्बुलेंस सरकार की है? सरकारी नहीं, हाँ सरकारी। ये एसआरएन अस्पताल की है? नहीं, ये टीबी सपुर चिकित्सालय। आपको किसकी तरफ इसको ये बताइए, आपने ही यहाँ भी पहुँचाया था? सीमेंस ने जानकारी दिया कि आप वहाँ लेकर के पहुँच जाइए। अच्छा, वहाँ से ही आप ही यहाँ पर लाए भी थे कालविन से? नहीं, हम लोग आप नहीं लाए थे? हम लोग की इसकी जानकारी नहीं हुई थी। सुबह जानकारी हुई तो अभी जब 11 बजे फ़ोन मतलब टाइम बताया कि भाई वहाँ पहुँच जाइए गाड़ी लेकर के, तो हम लोग आए। तो कहाँ यहाँ से ले जाना कुछ बताया? अब ये तो भाई टीम बताएगी, डॉक्टर की टीम बताएगी। बताने कितना टाइम लगेगा? हाँ, इसका निश्चित। वो शव वाहन जो पहुंचा है पोस्टमार्टम हाउस, उसके ड्राइवर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह की आप बात सुन रहे थे। ड्राइवर ने बताया, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह बता रहे हैं कि उन्हें आदेशित किया गया है कि वो पोस्टमार्टम हाउस पहुंच जाएं शव वाहन लेकर, और आगे क्या करना है इसकी जानकारी उनको नहीं है। फिलहाल वो ये कह रहे हैं कि अंदर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 5 डॉक्टर्स का पैनल अतीक और अशरफ के शवों का पोस्टमार्टम कर रहा है। 6 से 8 घंटे वक्त लग सकता है। और इसी बीच में एक और अपडेट गोरखपुर से मिल रही है। गोरखपुर में इस हत्याकांड के बाद अलर्ट है। गोरखनाथ मंदिर में आने जाने वालों की बाकायदा चेकिंग की जा रही है। गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मी अलर्ट बताए जाते हैं। पुलिस के जवानों के साथ में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क हैं। तो गोरखपुर में सुरक्षा कर्मी अलर्ट पर, सुरक्षा चाक चौबंद वहां पर। और एक ताजा अपडेट हमें मिल रही है, हमें सीधा प्रयागराज चलना होगा। वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास कोई ताजा सूचना है? वीरेश,
देखिए राजेंद्र, एक खबर मिल रही है कि अतीक अहमद की डेड बॉडी को मोतीलाल नेहरू के इस हॉस्पिटल जहां पर उसकी हत्या हुई थी वहां पर भी लाया जा सकता है। जी हां, ये देखिए आकस्मिक चिकित्सा विभाग मोतीलाल नेहरू जो ये कंपाउंड है, ये जो प्रांगण है जहां पर हत्या हुई थी, यहां भी डेड बॉडी लाई जाएगी। कब लाई जाएगी? पोस्टमार्टम से पहले लाई जाएगी, क्योंकि पोस्टमार्टम से पहले उसकी स्कैनिंग होगी डेड बॉडी की और उसमें ये देखा जाएगा कि कितनी गोलियां लगी हैं। अगर गोलियां आर पार हो गई होंगी उसकी बॉडी की पोस्टमार्टम से पहले स्कैनिंग में, अगर आर पार हो गई होंगी गोलियां, तब तो ठीक है। लेकिन जी, मैं शब्दों पे जोर दे रहा हूं, लेकिन इतनी राउंड गोलियां चली हैं कि एक भी गोली अगर उसकी बॉडी में फंसी होगी तो वहां पर एक्सरे की सुविधा नहीं है। जी हां, एक्सरे की सुविधा नहीं है, इसलिए एक्सरे यहां होगा, क्योंकि इस हॉस्पिटल में, मोतीलाल नेहरू हॉस्पिटल में एक्सरे की सुविधा है, इसलिए डेड बॉडी को लाया जाएगा। मोहम्मद मोइन हमारे साथ हैं, मोइन के साथ हम पूछते हैं कि आखिर जो डेड बॉडी यहां लाई जाएगी, बड़ी खबर आ रही है, एक्सक्लूसिव खबर केवल और केवल एबीपी गंगा के पास है। मोहम्मद मोइन हमारे साथ हैं। मोहम्मद मोइन, स्कैनिंग और पोस्टमार्टम के बीच डेड बॉडी अतीक की यहां भी लाई जाएगी। क्यों लाई जाएगी? स्कैनिंग के बाद अगर गोलियां, इतनी राउंड गोलियां चली हैं कि कोई ना कोई गोली उसमें जरूर फंसी होगी। अगर फंसी होगी तो एक्सरे की सुविधा है। ये एक्सक्लूसिव जानकारी केवल एबीपी गंगा के पास। देखिए, 5 डॉक्टर्स का पैनल जो है वो पोस्टमार्टम करना शुरू कर रहा है और कुछ देर के बाद जब जो डॉक्टर्स की टीम है वो ये देखेगी, क्योंकि ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है और जो आशंका जताई गई है कि यहाँ पर 15 सेकंड के अंदर 22 से 23 राउंड फायरिंग हुई है। 22 से 23। मोइन, यहाँ पर एक एक राउंड में दिखाना चाहता हूँ अपने कैमरे के जरिए। 29 राउंड फायरिंग हुई है। ये देखिए, 29 आखिरी गोला है। ये 28, ये 29, ये 11, ये 12 और ये ब्लड आप यहाँ पर अतीक और अशरफ का ये सफ़ेद चूने जो पड़े हुए हैं, 21, 17, 18, 19, ये जो राउंड की गोलियां हैं 22, 16, 15, 25, 24, 23, 26, यानी 14, 13, ये सारा ये यहीं पर जो हत्या हुई। और आखिरी ये देखिए 29, ये जो गोला है 29 की है, यानी 29 राउंड गोलियां चली हैं। इसलिए ये शक है कि ज़रूर बॉडी में कोई ना कोई गोली ज़रूर होगी, इसलिए स्कैनिंग करने के बाद यहाँ पर एक्सरे ज़रूर कराया जाएगा। जी बिल्कुल, जो जानकारी मिली है, जो पुलिस ने शुरुआती तौर पर जो डॉक्टर्स ने देखा था उसमें ये बताया गया था कि अतीक अहमद को कम से कम 9 गोलियां लगी हैं और अशरफ को कम से कम 7 गोलियां लगी हैं। अगर ये सारी गोलियां आर पार हो गई होंगी तो सीधे जो मॉर्चरी हाउस है वहां पर पोस्टमार्टम हो जाएगा। लेकिन अगर कोई गोली ऐसी होगी जो दोनों के शरीर में फंसी होगी तो उसकी स्कैनिंग की जाती है, एक्सरे की प्रक्रिया जिसको कहा जाता है। और जो मॉर्चरी हाउस है एसआरएन हॉस्पिटल में, यानी स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में, वहां पर इसकी व्यवस्था नहीं है, तो वो एक्सरे के लिए प्रयागराज में इसी जगह पर लाया जाएगा। मोतीलाल नेहरू के इस हॉस्पिटल में जहां कल उसके मेडिकल चेकअप के लिए लाया जा रहा था और उसकी हत्या हो गई अतीक और अशरफ। बिल्कुल, इस बीच एक जानकारी आपको और दे दें, जो कल 3 हमलावर आए थे, ठीक इसी जगह पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी। इसमें लवलेश तिवारी नाम का जो हमलावर था उसको भी गोली लगी हुई है, उसको भी गोली लगी हुई है, जो लवलेश तिवारी नाम का हमलावर था। और खबर एबीपी, बड़ी खबर एबीपी गंगा पर कि जो 3 हमलावर थे उसमें लवलेश तिवारी को भी गोली लगी है, क्रॉस फायरिंग में गोली लगी है। और ये एक्सक्लूसिव जानकारी केवल एबीपी गंगा के पास है। देखते रहिए एबीपी गंगा, सारी एक्सक्लूसिव और बड़ी खबरें आपको एबीपी गंगा पर मिलेंगी। हमारे साथ मोहम्मद मोइन हैं। मोहम्मद मोइन, ये बड़ी जानकारी है कि लवलेश तिवारी को गोली लगी है। गोली कहां लगी है? देखिए, जो 3 हमलावर थे और तीनों हमलावर ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे थे, तो किसी दूसरे हमलावर द्वारा चलाई गई जो गोली थी वो लवलेश तिवारी को लगी हुई है। और लवलेश तिवारी, यानी पुलिस की गोली नहीं लगी है? नहीं, पुलिस की गोली नहीं लगी हुई है, दूसरे जो हमलावर थे उनकी गोली लगी हुई है। लवलेश तिवारी को इलाज के लिए स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रात से ही उसका इलाज चल रहा है और हालांकि जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स का कहना है कि उसकी हालत जो है वो खतरे से बाहर है, यानी उसकी जिंदगी पर कोई संकट नहीं है। बांदा के लवलेश तिवारी को स्वरूप रानी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। गोली लगी है, क्रॉस फायरिंग से गोली लगी है। उसके साथियों ने जब अतीक और अशरफ पर इसी जगह पर गोली चलाई तो क्रॉस फायरिंग में गोली लगी है, लेकिन वो खतरे से बाहर बताया जा रहा है। एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव जानकारी और
बड़ी ब्रेकिंग है कि लवलेश तिवारी जो बांदा का निवासी है उसको गोली लगी है, क्रॉस फायरिंग में गोली लगी है और अतीक का शव यहां भी लाया जाएगा। बिल्कुल बड़ी देखिए, जानकारी जब है, बिल्कुल। 5 डॉक्टर्स का पैनल पोस्टमार्टम अभी फिलहाल कहाँ है अगर दोनों सारी का शव? गोलियां आर पार हो गई हैं तो पोस्टमार्टम कर दिया जाएगा। लेकिन अगर डॉक्टर्स को इस बात की आशंका होगी कि कोई गोली शरीर में फंसी हुई है तो शरीर में किस जगह फंसी हुई है और उसका जो कारतूस होता है वो किस तरीके का कारतूस है और गोली निकाली भी जाएगी जो है तो वो उसका एक्सरे किया जाता है, यानी पूरी जो बॉडी होती है बॉडी की स्कैनिंग कराई जाती है। तो जो स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल है जहां पर मॉर्चरी हाउस है वहां पर इसकी व्यवस्था नहीं है, तो दोनों की बॉडी में अगर गोली फंसी हुई उसी स्वरूप रानी हॉस्पिटल में लवलेश तिवारी भर्ती भी है। जी बिल्कुल, रात से ही लवलेश तिवारी को स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उसका इलाज चल रहा है। उसको एक अलग वार्ड में रखा गया है जहां दूसरे लोगों के आने जाने पर पाबंदी है। पुलिस का सख्त पहरा है वहां पर। लोगों को ये जानकारी भी नहीं दी जा रही है कि आखिरकार लवलेश तिवारी कहां पर है, लेकिन उसकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस की टीम ने अस्पताल जाकर लवलेश तिवारी का बयान लिया है और लवलेश तिवारी ने भी अपने बयान में यही कहा है कि हम लोग पहले भी जेल गए थे, हम लोगों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और हम लोग अतीक और अशरफ की हत्या करके उसकी तरह हम लोग डॉन बनना चाहते थे, नाम कमाना चाहते थे। प्रयागराज का नया डॉन लवलेश तिवारी कोशिश की तरफ से कोशिश चल रही थी। वीरेश, तो जरूर अभी की गई। फिलहाल अगर आप ठीक है, तो- बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं वीरेश, आप दोनों के लवलेश तिवारी जो कि मुख्य आरोपी है अतीक और अशरफ हत्याकांड का, उसको भी फायरिंग में कल गोली लग गई और उसके जो साथी हमलावर थे उन्हीं में से एक की गोली लगी है। तो ये बहुत बड़ी जानकारी है। गोली कहां लगी है इस बाबत जानकारी चाहेंगे। एक बात और वीरेश ये भी बताइए कि अतीक और अशरफ के शव अभी फिलहाल कहां पे हैं? दोनों डेड बॉडीज कहां पे हैं फिलहाल अभी? देखिए, जो अतीक और अशरफ के शव हैं वो एसआरएन पहुंच चुके हैं और स्वरूप रानी बक्सी हॉस्पिटल में ही वो लवलेश तिवारी का भी इलाज चल रहा है। लवलेश तिवारी के हाथ में गोली लगी है क्रॉस फायरिंग में। जो आपकी जानकारी थी उस जानकारी को मैं बता दूं, सोर्सेज से बड़ी खबर आ रही है। स्वरूप रानी हॉस्पिटल में लवलेश तिवारी भर्ती है, उसके क्रॉस फायरिंग में गोली लगी है, गोली उसके हाथ में लगी है और इस साइड में बताया जा रहा है, सोर्सेज ने, डॉक्टर ने बताया कि उसके बाएं हाथ के इस जगह पे गोली लगी है। डॉक्टर्स ने हमें बताया है सोर्सेज से कि बाएं हाथ में इस जगह पर गोली लगी है। मोइन, जिस तरीके से चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं, क्रॉस फायरिंग में गोली लगी, ये एक बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव जानकारी केवल एबीपी गंगा पर। जी बिल्कुल, एबीपी गंगा के पास इस बात की पूरी पुख्ता जानकारी है और हमारे पास वो डॉक्यूमेंट्स भी हैं जिसमें ये लिखा हुआ है कि लवलेश तिवारी को गोली लगी और क्रॉस फायरिंग में गोली लगी हुई है, यानी जो दो दूसरे हमलावर थे उनकी गोली लवलेश तिवारी। अतीक और अशरफ को बचाने की पूरी कोशिश वहाँ पे जो पुलिस के लोग थे उन्होंने अपनी जान पर खेल कर की। साथ ही साथ जो मीडिया के लोग थे वहाँ पर उनको भी बचाने का प्रयास किया। गोलियाँ चल रही थी, उस गोलियाँ चलने के दौरान जिस तरह से जो पुलिस के लोग वहाँ मौजूद थे उन्होंने 3 हमलावरों को मौके से ही गिरफ्तार किया। इससे बेहतर मुझे लगता है कि ड्यूटी नहीं दे सकते थे वो, जिस तरह के हालात वहाँ पर थे। और क्योंकि एक अचानक हुआ हमला था, सडन अटैक था, तो सडन अटैक में इस तरह की वारदात कई बार हो जाती है। लेकिन पुलिस पर सवाल उठाना मुझे लगता है मुनासिब नहीं होगा। जो लोग पुलिस के मौके पर थे उन्होंने अपनी ड्यूटी को अच्छे से परफॉर्म करने की कोशिश की और जो उस परिस्थिति में हो सकता था, मौजूदा परिस्थिति में जो भी बेहतर हो सकता था पुलिस के लोगों ने किया। जहाँ तक इंटेलिजेंस की बात है, इंटेलिजेंस इनपुट्स थे, उसके मद्देनज़र आप देखिए लगातार सुरक्षा व्यवस्था की गई थी, एक बेहतर सुरक्षा व्यवस्था दी गई थी अतीक और अशरफ को। लेकिन आप देखिए कि उमेश पाल को भी दी गई थी, उमेश पाल को भी लेकर इंटेलिजेंस इनपुट थे, उमेश पाल को भी 2 गनर दिए गए थे, लेकिन मारने वालों ने वहाँ पर उमेश पाल जी की भी हत्या कर दी, उनके गनर्स की भी हत्या कर दी। तो कई बार जब इस तरह के सडन अटैक होते हैं तो इस तरह के वाक़े होते हैं, उसमें इंटेलिजेंस पूरा इनपुट था, उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही थी, सुरक्षा दी गई थी और मौके पर जो पुलिस के लोग थे उन्होंने अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से करने का प्रयास किया। विपक्ष का कहना ये है कि जिन्होंने हत्यारे जो थे उनको सेफ पैसेज दिया पुलिस ने रिटेलिएट करने की कोशिश नहीं की। अगर जल्द रिटेलिएट करते तो शायद उन अपराधियों पे भी अंकुश लगाया जा सकता था जो हत्या करने आए थे। और इस तरह का कहने, आप इंटेलिजेंस की बात करें पुलिस के, लेकिन विपक्ष का कहना है कि ऐसे लोग कैसे भीड़ में आ जाते हैं। आज अगर किसी के साथ हुआ तो कल ये घटना प्रदेश में किसी और के साथ भी हो सकती है। देखिए, विपक्ष गंदी राजनीति कर रहा है और विपक्ष ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहा है, ये अफसोसजनक है। जो विपक्ष के साथी ये सवाल उठा रहे हैं कि पुलिस ने गोली क्यों नहीं चलाई, तो आप जरा सोचिए ना, वहां पर मीडिया के लोग थे,
लाइव कैमरे पर ये पूरा इंसिडेंट हुआ है। ऐसे में अगर पुलिस गोली चलाती तो वहाँ पर कुछ मीडिया के जो साथी उनके जख्मी होने का डर था, कुछ निर्दोष जो लोग थे उनके जख्मी होने का डर था। और सबसे बड़ी जो बात है कि आप सबके मीडिया के जो कैमरे चल रहे थे और मीडिया के कैमरे के सामने जो हमलावर थे वो सरेंडर 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 वो बार बार चिल्ला रहे थे। मानवाधिकार आयोग ये कहता है कि कोई व्यक्ति अगर सरेंडर कर रहा है और मीडिया के कैमरे के सामने सरेंडर कर रहा है तो आप उस पर गोली कैसे चला सकते हैं। अगर हमारे पुलिस के लोग जो आत्मसमर्पण कर रहे व्यक्ति पर गोली चलाते तो कल को विपक्ष ही पूछता, आप ही पूछते कि भाई गोली क्यों चलाई। जो व्यक्ति कह रहा है सरेंडर सरेंडर सरेंडर, मैं सरेंडर करना चाहता हूँ, अपने असलहे फेंक रहा है, तो मानवाधिकार आयोग का हम सब बहुत सम्मान करते हैं। हम सब मानवाधिकार आयोग के सम्मान के तहत ये मानते हैं कि उस वक्त पुलिस ने जो धैर्य दिखाया वो बिल्कुल मुनासिब था। और जो लोग पकड़े गए उनसे पूछताछ होगी, उनसे बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी, उनका पकड़ा जाना भी ज़रूरी था। इसीलिए पुलिस ने जो किया बहुत संयम से काम लिया, पुलिस ने अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से परफॉर्म की। बाकी विपक्ष का दर्द हम समझ सकते हैं, उनको ऐसा लगता है कि उनके लिए ये मौका है राजनीति करने का। तो उत्तर प्रदेश की महान जनता उनके बारे में जानती है और उत्तर प्रदेश की जनता उनका जवाब देगी। के मर्डर से जुड़े तमाम अपडेट्स लगातार हमें मिल रहे हैं और एक बड़ी खबर है हमीरपुर से इस वक्त, लेकिन उसको बताने से पहले रविदास मेहरोत्रा जो कि समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर हैं वो क्या कह रहे हैं आपको दिखाते हैं। उसकी किसी हाई कोर्ट के न्यायाधीश से इसकी जांच कराई जाए और जो लोग भी इसमें जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। रविदास मेहरोत्रा बड़े वरिष्ठ विधायक हैं, लखनऊ से विधायक हैं समाजवादी पार्टी के। वो कह रहे हैं कि हाई कोर्ट के जज से इसकी जांच कराई जाए इस मर्डर की और जो लोग भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाए। और एक और बड़ी अपडेट आपको दे दें, शूटर सनी सिंह से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। थाना कुरारा में शूटर सनी के खिलाफ कुल 17 मुकदमे दर्ज हैं। ये बड़ी बात। सनी सिंह कल 3 हत्यारों में से कल के मर्डर केस से जुड़े 3 हत्यारों में से एक है और थाना कुरारा में शूटर सनी के खिलाफ कुल 17 मुकदमे दर्ज हैं। यह बड़ी संख्या है। 2016 में पहली बार अपराध के क्षेत्र में उसने कदम रखा। 2016 में लूट की घटना को अंजाम देने के बाद कमल सिंह से इसका विवाद हुआ था और इसी विवाद में थाने के पास ही इसने फायरिंग कर दी थी। थाना कुरारा में हिस्ट्री शीटर की लिस्ट में यह 13वें नंबर पर दर्ज है इसका नाम। ये देखिए आप, पूरी लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। यह हमीरपुर से खबर है, हमीरपुर का ही है ये एक आरोपी, 3 में से एक आरोपी सनी सिंह और इस पर 17 मुकदमे दर्ज हैं आपराधिक। और जो लिस्ट वहां पर अपराधियों की थाने में है उसमें 13वें नंबर पर सनी सिंह का नाम है। मतलब ये बड़ा अपराधी है। 17 मुकदमे दर्ज होना, किसी के ऊपर आपराधिक मामले दर्ज होना, यह बताता है कि किस किस्म का आपराधिक इतिहास उसका रहा है। थाना कुरारा की हम बात कर रहे हैं, जिला हमीरपुर, और हिस्ट्री शीटर की लिस्ट जो वहां पर लगी है थाने में उसमें 13वें नंबर पर शूटर सनी सिंह का भी नाम है। वो लिस्ट पूरी हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। जनपद हमीरपुर के थाना कुरारा की अपराधियों की लिस्ट है जो टॉप अपराधी हैं, उसमें 13वें नंबर पर यह आता है सनी सिंह। ये कल की हत्या में इन्वॉल्व था, कल हमने देखा। संवाददाता विवेक त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, बीजेपी विधायक डिफेंड कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पुलिस के काम में कहीं कोई गलती नहीं थी, पुलिस का क्रॉस फायर करना उचित नहीं था, मीडिया के लोगों को या निर्दोष लोगों को गोली लग सकती थी, सरेंडर सरेंडर चिल्ला रहे थे शूटर्स, इसलिए उन पर गोली चलाना भी ठीक नहीं था और इंटेलिजेंस फेलियर की बात करना भी गलत है। विवेक, राजेंद्र, इंटेलिजेंस फेल्योर की बात तो बिल्कुल सही है। उमेश पाल हत्याकांड में भी यही हुआ था और अब अतीक और अशरफ की हत्या में भी यही हुआ। 1 महीने से लगातार लड़के रुके हुए थे प्रयागराज में और उसके बाद इस पूरे कांड को साजिश दी गई। जो पिस्टलें मिली हैं वो सेमी ऑटोमेटिक पिस्टलें हैं, तुर्की की पिस्टलें बताई जा रही हैं। वो पिस्टलें कहाँ से आई? वो सामान्य पिस्टलें नहीं है। किसी अपराधी के पास ऐसी जो सामान्य अपराधी होते हैं उनके पास वो पिस्टलें नहीं होती हैं, वो हाई ग्रेड की पिस्टलें हैं। तो ऐसी पिस्टलें उनके पास आई कहां से? जिस पिस्टल से गोली चली है और लगातार ताबड़तोड़ आपने सीसीटीवी फुटेज में देखा, कैमरे में देखा, तमाम कैमरे में देखा, वो पिस्टलें कहां से आई? ये ट्रेंड थे और जो बातें कही जा रही हैं गोली चलाने का तरीका उनके बदमाशों का, यानी एक बड़ी साजिश कोई रची जा रही थी। तो ये इस पूरी साजिश को जो रच रहा था, कौन इसका आका है, कहाँ बैठा है? ये लड़के 1 महीने से प्रयागराज में रुके हुए थे। इंटेलिजेंस को क्यों नहीं पता चला? इंटेलिजेंस को ये जरूर पता चल गया कि अतीक को साबरमती जेल से लाया जा रहा है
और कोई उस पर अटैक कर सकता है। तो झांसी में उन्होंने ट्रैप कर लिया और उसके बेटे असद को और शूटर मोहम्मद गुलाम को वहां इनकाउंटर में ढेर कर दिया। लेकिन अतीक की हत्या की साजिश रची जा रही थी, लगातार ये इनपुट्स आ रहे थे। स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार ने इस बात को कहा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से कि कोई अटैक हो सकता है, छुड़ाने की कोशिश हो सकती है, ऐसे इनपुट्स मिल रहे थे। तो ऐसे इनपुट जब लगातार मिल रहे थे तो आखिर भीड़ के बीच में सरेआम पुलिस के बीच में, पुलिस के घेरे के उसमें सुरक्षित अतीक और अशरफ को गोली कैसे मार दी गई। तो इंटेलिजेंस फेल्योर की बात ना मानना, इससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। लेकिन जो बात कही जा रही है कि भीड़ में वहां गोली चलाना संभव नहीं था, सरेंडर करना, वो शलभमणि त्रिपाठी की इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि उन्होंने जो परिस्थितियां, जो हालात जो बन रहे थे वहां पर अगर गोली चलती है, अगर क्रॉस फायरिंग होती तो ज़रूर मीडिया के लोगों को भी गोली लग सकती। तो पुलिस का पहला सिस्टम ये होता है कि प्रोटेक्ट किया जाए, लोगों को, आम जनता को प्रोटेक्शन दिया जाए, उनको सुरक्षित रखा जाए। और जब उन्होंने सरेंडर के लिए अपने असलहे फेंक दिए, पिस्टलें फेंक दी, हाथ उठाकर खड़े हो गए और वो सारी चीज़ें कैमरे में चूंकि रिकॉर्ड हो रही थी तो बहुत ज़्यादा उसमें संभावना नहीं थी कि उनको गोली चलाई जाती उन पर, चूंकि सारी चीज़ें वहाँ मीडिया के लोग थे, हमारे जैसे तमाम मीडिया पर्सन थे वहाँ पे, उनके सामने अगर गोली मारी जाती तो मानवाधिकार आयोग, हर इनकाउंटर की जांच होती है। सभी आप कह रहे हैं कि ये तर्क तो ठीक है। आगे बढ़ते एक बड़ी अपडेट के साथ, और अपडेट ये है कि मुख्यमंत्री के साथ बैठक करके डीजीपी पुलिस मुख्यालय पहुंच गए हैं। ये ताजा अपडेट है। मुख्यमंत्री के साथ उनकी बैठक समाप्त हो गई है और एक्टिंग डीजीपी उत्तर प्रदेश के आर.के. विश्वकर्मा वो पहुंच गए हैं पुलिस हेडक्वार्टर्स। वीरेश पांडे के पास ज्यादा जानकारी है, लगातार आपको अपडेट्स दे रहे हैं। वीरेश, क्या सूचना है आपके पास? देखिए, एक बड़ी खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री डीजीपी के साथ बैठक शुरू कर दी है और खबर ये है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मुख्यमंत्री सभी जिलाधिकारी और जो पुलिस कप्तान हैं, पुलिस कमिश्नर हैं, उनके साथ उन्होंने बैठक शुरू कर दी है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ज़रा आगे बढ़ें और इस पूरे मामले को बताएं, दिखाएं कि आखिर क्या पूरा मामला है। जो एक बड़ी खबर आ रही है, प्रयागराज में कई जगह छापेमारी हो रही है और रेलवे स्टेशन, ज़रा आप छाह से बाहर आइए, धूप लग जाएगी, इसका मतलब ये नहीं है कि आप धूप में खड़े रहिए। बताइए, दर्शकों को बताना हमारी जिम्मेदारी है और धूप से इतना मत डरिए हमारे छायाकार महोदय, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी होती है। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि धूप में बताइए, दर्शकों को बड़ी खबर बताना है मुझे। छाह से और पेड़ से बाहर आइए आप। और मेरा बड़ी खबर राजेंद्र आपको बता दूं, प्रयागराज में कई जगह छापेमारी हो रही है। रेलवे स्टेशन के पास एक लॉज है जहां तीनों के रुकने की खबर है, वहां छापेमारी हो रही है। और जहां पर खबर ये है कि जो ये जिस जगह पर हम मौजूद हैं, यानी मोतीलाल नेहरू का ये प्रांगण है, यहाँ से रेलवे स्टेशन लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। रेलवे स्टेशन यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। माना जा रहा है कि जो हत्यारे हैं, जो गुनाहगार हैं, वो किसी लॉज में रुके थे स्टेशन के पास। उस लॉज में छापेमारी चल रही है। साथ ही साथ रेलवे स्टेशन के आसपास के होटल्स में भी छापेमारी की जा रही है और छापेमारी लगातार की जा रही है। करेली इलाके में, जैसा कि मैंने बताया कि 5:30 बजे सुबह छापेमारी की गई थी, वहां से 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। सिविल लाइंस के इलाके में छापेमारी चल रही है, धूमनगंज के इलाके में छापेमारी चल रही है। साथ ही साथ यहाँ पर अल्लाहपुर का एक इलाका है जहाँ स्टूडेंट्स बहुत रहते हैं, उन इलाके में भी छापेमारी की जा रही है और छापेमारी का दौर लगातार चल रहा है। मोहम्मद मोइन हमारे साथ हैं। मोहम्मद मोइन, एक विशेष खबर जो आप लगातार जिक्र कर रहे थे, एक्सक्लूसिव जानकारी एबीपी गंगा के दर्शकों को क्या देने वाले हैं? देखिए, आपको बता दें कि जो हमलावर थे वो 3 दिन पहले ही प्रयागराज आ गए थे, बांदा से और हमीरपुर से, इसके साथ साथ कासगंज से। तीनों जो है कहीं किसी जगह इकट्ठा हुए थे और जिस दिन अतीक और अशरफ की पेशी थे, सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया था, उसी दिन तीनों हमलावर आ गए थे। और अब तक पुलिस को जो जानकारी मिली है, हालांकि जो हमलावर हैं वो लगातार अपना बयान बदल रहे हैं, लेकिन पुलिस को जो जानकारी मिली है कि ये हॉस्पिटल के बाहर रेलवे स्टेशन के नज़दीक किसी लॉज में रुके हुए थे। इस सूचना पर पुलिस अब तक 1 दर्जन
दर्जन से ज्यादा होटलों और लॉज में छापेमारी कर चुकी है। इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर जो दर्शकों को एबीपी गंगा ने दिया था। सुबह 5:30 बजे करेली में 4 घरों पर दबिश दी थी पुलिस ने, प्रयागराज पुलिस ने, और वहां से 5 संदिग्धों को उठाकर पूछताछ की जा रही है। उनको हिरासत में लिया गया है। और जो लॉज है, बड़ी खबर अभी आ रही है राजेंद्र की लॉज के मैनेजर को उठा लिया गया है। यानी लॉज का जो मैनेजर है जहां पर संदिग्धों की इन हत्यारों के रुके होने की खबर है कि वो वहीं उस लॉज में, रेलवे स्टेशन के पास के लॉज में रुके हुए थे, उसके मैनेजर को उठा लिया गया है। और रेलवे स्टेशन के आसपास के जितने होटल्स हैं वहां पर जबरदस्त छापेमारी चल रही है। लगभग 200 फोर्सेस, जी हां, प्रयागराज पुलिस लाइन से 200 फोर्सेस, जिसमें 1 दर्जन इंस्पेक्टर हैं, उसमें 6 डिप्टी एसपी हैं और सीनियर कांस्टेबल हैं, जिनकी संख्या 200 के करीब बताई जा रही है, जिसमें पीएससी के जवान भी हैं, यूपी पुलिस के जवान हैं, आरएएफ के जवान भी हैं, रैपिड एक्शन फोर्स के भी जवान हैं। और उनकी मौजूदगी में छापेमारी चल रही है। रेलवे स्टेशन के आसपास के जितने लॉज हैं, स्टेशन के आसपास के जितने होटल्स हैं, वहां पर छापेमारी की जा रही है। बड़ी खबर एबीपी गंगा के दर्शकों को मैं और हमारे सहयोगी मोइन दे रहे हैं। और ये जानकारी सबसे पहले एबीपी गंगा ने दी कि 5:30 बजे, जी हां, 5:30 बजे करेली इलाके में 5 संदिग्धों को उठा लिया गया था, दबिश दी गई थी 4 घरों पर। लगातार खबर आती जा रही है। छनकर हमारे साथ मोहम्मद मोइन है जो एक्सक्लूसिव जानकारी एबीपी गंगा के दर्शकों को देंगे। देखिए, जिस 5:30 बजे की घटना का आप जिक्र कर रहे हैं करेली इलाके में, उसी वक्त जो है हम करेली इलाके में खुद भी जो है वो देख रहे थे कि हालात किस तरीके के हैं। और वहां पर हमारी मुलाकात पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा और ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आकाश कुलहरी और प्रयागराज के डीएम संजय खत्री से हुई थी। वो लोग लगातार ये बड़ी खबर मैंने केवल इतनी खबर दी थी कि 4 जगह दबिश हुई थी, 5 लोगों को उठाया गया था। लेकिन हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन ये बड़ी खबर दे रहे हैं कि रमेश शर्मा पुलिस कमिश्नर की मौजूदगी में, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट संजय खत्री की मौजूदगी में, एडिशनल पुलिस कमिश्नर आकाश कुलहरी की मौजूदगी में ये छापेमारी की गई थी। यही बात है। बिल्कुल, हमें मिले थे और उस वक्त ये सारे अधिकारी थोड़ा कुछ परेशान से नजर आ रहे थे। हमने उनसे बात करने की भी कोशिश की तो रमित शर्मा ने बहुत विनम्रता से आग्रह किया कि कृपया इस वक्त हमें छोड़ दें, हम कुछ बहुत ज़रूरी काम कर रहे हैं और थोड़ी देर के बाद हम मीडिया को ब्रीफ करेंगे। आप जो जानकारी चाहेंगे हम वो जानकारी आपको साझा करेंगे। और हमारी उनसे जो मुलाकात हुई थी वो करेली इलाके में ही हुई थी। देखिए, एक बड़ी खबर ये दे रहे हैं कि जो एबीपी गंगा के दर्शकों को हमने अब से 4 घंटे पहले बता दिया था कि करेली में सुबह 5:30 बजे छापेमारी की गई थी, उसमें रमेश शर्मा खुद मौजूद थे। लेकिन अभी लेटेस्ट जानकारी आपको प्रयागराज की दे दूं कि यहाँ पर अल्लाहपुर हो, सिविल लाइन हो, करेली हो और रेलवे स्टेशन के आसपास के जितने होटल हैं, जितने लॉज हैं, ठीक है। इस बड़ी अपडेट के बाद एक और बड़ी अपडेट लखनऊ से। पुलिस मुख्यालय पर बड़ी बैठक हो रही है, क्योंकि डीजीपी जो है इस वक्त उत्तर प्रदेश के आर.के. विश्वकर्मा वो मुख्यमंत्री के साथ बैठक करने के बाद पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचे हैं और वहां पर एक बड़ी बैठक चल रही है। कई बड़े अधिकारी इस बैठक में शामिल हैं। विवेक त्रिपाठी वहीं पर मौजूद हैं, वो इस बैठक के बारे में और ज्यादा जानकारी हमें देंगे। विवेक, क्या जानकारी आपके पास? जी, सीएम के साथ बैठक हुई और लंबे समय ये बैठक चली, करीब 1.25 घंटे तक ये बैठक चली है। वहाँ पर स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार उनके साथ थे, संजय प्रसाद जो प्रमुख सचिव गृह हैं वो साथ में थे, इंटेलिजेंस के अफसर भी साथ में थे, डीजीपी कार्यवाहक डीजीपी आर.के. विश्वकर्मा के साथ गए थे। और मुख्यमंत्री ने पूरे मामले की अब तक की डिटेल्स पूरी ली है कि क्या हुआ और खासकर उन 3 शख्स के बारे में जो युवक हैं जिन्होंने हत्या की है, गोली मारी है, सरेआम मीडिया के कैमरों के सामने गोली मारकर अतीक और अशरफ की हत्या की है, वो कौन थे, उनके बारे में क्या इनपुट्स मिले हैं, इस बारे में जानकारी ली। और करीब 1.25 घंटे की बैठक के बाद डीजीपी यहां पर आ चुके हैं। कुछ देर पहले वो मुख्यालय में पहुंचे हैं। ये मुख्यालय का गेट नंबर 1 है जहां से डीजीपी और जितने बड़े पुलिस अधिकारी हैं सभी पुलिस अधिकारी इसी गेट से एंट्री पाते हैं। आप देखिए, संडे का दिन है लेकिन यहाँ पर व्यवस्थाएं चाक चौबंद है। बाहर भी आपको नज़ारा दिखा दें कि बाहर ये जो जवान खड़े हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं, जो पीएसी के लोग हैं वो मुस्तैद हैं, ट्रैफिक के जवान भी लगे हुए हैं। तो यहाँ चारों तरफ पुलिस मुख्यालय के घेराबंदी है। और आज खास स्वाभाविक है, वहां पर तमाम बड़े अफसर पहुंचे हुए हैं तो सुरक्षा वहां पर चाक चौबंद है। सवाल इस वक्त पुलिस के सामने यही है कि अतीक और अशरफ के मर्डर के पीछे कौन है, इन तीनों के पीछे कौन है, जिन 3 लोगों ने कल गोलियां चलाई अतीक और अशरफ के ऊपर, कई राउंड गोलियां चलाई। और यही जानने के लिए पुलिस लगातार छापे मार रही है। कई जगहों पर छापेमारी प्रयागराज में चल रही है। जिस लॉज में ये तीनों रुके थे उसके मैनेजर को उठाकर पुलिस उससे पूछताछ कर रही है।
तो जो जानकारियां प्राप्त हो रही हैं वो जानकारियां आपके साथ साझा करने के लिए हमारे दो सहयोगी लगातार प्रयागराज से हमारे साथ कनेक्ट हैं, वीरेश पांडे और मोहम्मद मोइन। एक बार फिर से उनका रुख करेंगे और इस छापेमारी के बारे में और इस पूछताछ के बारे में उनसे और ज्यादा जानकारी प्राप्त करेंगे। वीरेश, देखिए राजेंद्र, जो खबर आ रही है कि रेलवे स्टेशन के आसपास के जितने लॉज हैं, जितने होटल्स हैं, उसमें छापेमारी की जा रही है। 200 के करीब जो पुलिस के जवान हैं, जिसमें पीएससी के जवान भी हैं, पुलिस के जवान हैं, रैपिड एक्शन फोर्स भी है, वो छापेमारी कर रही है। और साथ साथ इसमें महत्वपूर्ण बात ये है कि इसमें 1 दर्जन के लगभग इंस्पेक्टर हैं, लगभग 6 के करीब इसमें डिप्टी एसपी लेवल के अधिकारी बताए जा रहे हैं, पीएससी के जवान हैं, आरएएफ के जवान हैं, लगभग 200 के करीब ये जवान बताए जा रहे हैं जो छापेमारी कर रहे हैं। होटल में छापेमारी हो रही है, सिविल लाइंस के कई इलाकों में छापेमारी हो रही है, अल्लाहपुर में छापेमारी हो रही है, करेली में छापेमारी हो रही है, धूमनगंज में छापेमारी हो रही है। और खासकर रेलवे स्टेशन जो प्रयागराज रेलवे स्टेशन है, जहां मैं इस वक्त खड़ा हूं, मोतीलाल नेहरू हॉस्पिटल में, जहां जो घटना स्थल है, जहां पर गोलियां मारी गई थी, यहां से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूर पे रेलवे स्टेशन है प्रयागराज का, और उस जगह पर छापेमारी बढ़ा दी गई है। बड़ी संख्या में, जैसा कि हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन बता रहे थे, कि सुबह करेली में 5:30 बजे जहां से 5 संदिग्धों को उठाया गया है। अब आप उनका जिक्र कर रहे हैं तो उनसे क्या पूछताछ हुई है ये भी बताएं वीरेश, क्योंकि 5:30 बजे से 5 संदिग्धों को उठा लिया गया करली से, और ये बात आप लगातार बता रहे हैं, क्या उनसे निकल कर आया है? जी राजेंद्र, बहुत अच्छी खबर आपने पूछा। उन्हीं जो करेली से उठाए गए लोग हैं, उन्हीं के आधार पर इस लॉज और होटल्स में छापेमारी की जा रही है, जो रेलवे स्टेशन के पास, और उन्हीं लोगों को हिरासत में लिए जाने के बाद जो पूछताछ हुई है, तो ये पता चला है कि उन लोगों में से किसी ने, 5 लोगों में से किसी ने रेलवे स्टेशन के पास जो लॉज है उसमें इन तीनों के रुकने की व्यवस्था की थी, ताकि यहाँ पर आना था, उन्होंने रेकी कर ली थी। तो ये एक बड़ी खबर है। उनकी जानकारी के, उनकी निशानदेही के आधार पर ही अल्लाहपुर में सिविल लाइन में छापेमारी की जा रही है, होटल्स में छापेमारी की जा रही है। मोहम्मद मोइन, जो छापेमारी की जा रही है वो बेहद विशेष है और ख़ास है, क्योंकि करेली में जिन 5 को उठाया गया, हिरासत में लिया गया, उनकी निशानदेही, उनसे पूछताछ के बाद से ये छापेमारी लगातार निरंतर बढ़ रही है। देखिए, जो पुख्ता तौर पर जानकारी है उसके मुताबिक जो तीनों हमलावर थे वो 3 दिन पहले ही प्रयागराज आ रहे थे। लगातार पुलिस के मूवमेंट को अतीक और अशरफ के साथ जो कर रही थी पुलिस, उस मूवमेंट पर निगरानी कर रहे थे, रेकी कर रहे थे, और उन्हें ये जानकारी मिली थी पुलिस टीम को कि रेलवे स्टेशन के आसपास किसी लॉज में ये छिपे हुए थे। तो जो हमलावर हैं वो लगातार अपना बयान बदल रहे हैं। इसी वजह से अभी तक पुख्ता तौर पर पुलिस ये नहीं पहचान कर पाई है कि किस लॉज में थे, लेकिन शक के आधार पर एक लॉज के मैनेजर को, जिस तरीके की जानकारी आपने दी, और वहाँ के 2 कर्मचारियों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। जो होटल का रजिस्टर है उसकी लगातार पड़ताल की जा रही है, और लगभग ये तय है कि ये जो हमलावर थे उसी लॉज में रुके हुए थे। एक और अहम जानकारी आपको दे देते हैं कि जिस तरीके से कल सनसनीखेज वारदात हुई, उसके बाद प्रयागराज की पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से उमेश पाल के परिवार वालों को ताकीद किया गया है कि वो किसी से मुलाकात नहीं करेंगे जब तक पुलिस परमिशन ना दे, मीडिया के लोगों से भी नहीं मिलेंगे। यही वजह है कि कल रात से लेकर अब तक तकरीबन 15 घंटे का वक्त हो चुका है, और अब तक उमेश पाल के जो परिवार वाले हैं वो मीडिया के सामने नहीं आए हैं, मीडिया से मुखातिब नहीं हुए हैं। उमेश पाल के साथ साथ समाजवादी पार्टी के जो विधायक पूजा पाल हैं, उनको भी पुलिस ने ताकीद की है कि आप किसी मीडिया कर्मी से नहीं मिलेंगे, किसी से नहीं मिलेंगे। पूजा पाल भी प्रयागराज का जो प्रीतम नगर इलाका है अपने घर पर मौजूद हैं, लेकिन उनकी मुलाकात पर भी पाबंदी लगा दी गई है। पाबंदी सीधे तौर पर नहीं लगाई गई है, बल्कि पुलिस की तरफ से इन दोनों के परिवारों को एक एडवाइजरी जारी की गई है, और ये कहा गया है कि मीडिया के भेष में ही, मीडिया कर्मी बन के ही हमलावर आए थे, इसलिए आप किसी से ना मिलिए और मीडिया कर्मियों से भी मुलाकात ना करिए। यही लखनऊ में भी देखने को मिल रहा है। लखनऊ में दोनों डिप्टी सीएम के सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं, मुख्यमंत्री ने अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया है, और इसके अलावा सभी मंत्रियों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दोनों डिप्टी सीएम जो उप मुख्यमंत्री द्वय हैं, केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक, दोनों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, इनके सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। साथ ही साथ जो मंत्रियों की सुरक्षा है, उनके घरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सभी को ये कहा गया है कि आज किसी तरीके की कोई बाइट या मीडिया बाइट देने की जरूरत नहीं है। पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। सुरेश खन्ना और स्वतंत्र देव सिंह ने जो बाइट बिल्कुल आपने पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया है, दोपहर में 3 बजे उसका वक्त है वीरेश। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।